नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट जो आगे होने वाला है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, स्टेट जो है ये 2024 वाला आगे आपका दिसंबर में दिया जाएगा 7-8 तारीख को, और जल्दी ही इसके फार्म भी भरने शुरू हो जाएंगे। तो सभी जो यहाँ पर जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिस तरीके से, तो सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम करने वाले हैं, और सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है पेडागोजी से रहेगा, जिसमें क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। तो ये जो यहाँ पर कथन जो था, ये इनमें से किन का था कि मनोज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। तो ये जो कथन है यहाँ पर टीचनर, वोंट, वुडवर्थ या मैकडूगल, जो विलियम मैकडूगल है, तो इनका किन का था ये। और यहाँ पर जो इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो ये जो वुडवर्थ जो है यहाँ पर इनका मानना था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल का संबंध है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 या 20 से 22 वर्षों का। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का जो वर्ष अंतराल है ये कितना है। तो इनमें देखें तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये है 6 वर्ष से और यौवन तक। 4 जो अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। 0 से 5 शैशव में, 6 से 12 फिर शैशव के बाद बाल्य, फिर 12 से 18 किशोर, और 18 से आगे फिर जो युवावस्था जो आ जाती है। तो शैशव, बाल्य, किशोर और युवावस्था, या कह सकते हैं कि व्यक्ति के मान्यता की। इस प्रकार की 4 अवस्थाएं हैं। तो जिसमें मनोलैंगिक विकास में जो सुप्त अवस्था का जो अंतराल है 6 से और यौवन तक का माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या वाटसन ने। तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत ये दिया था, और ये देने वाले थे एरिक्सन। तो इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत जो है किसने दिया था, एरिक्सन ने। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, किसके अनुसार ईदम, अहम तथा परा अहम व्यक्ति के 3 घटक हैं। अल्बर्ट बंडूरा, युंग, एडलर या फ्रॉयड के अनुसार। तो किन के अनुसार ईदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो ये जो 3 घटक जो है यहाँ पर जो फ्रॉयड हैं इन्होंने माने हैं। तो फ्रॉयड के अनुसार ईदम, अहम और परा अहम व्यक्ति के 3 घटक हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो इसमें ईदम को फ्रॉयड ने अधिक महत्व दिया था। तो ईदम जो है इसको अधिक महत्व यहाँ पर दिया था फ्रॉयड ने। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। सहसंबंध, मार्ग अंतिकरण, विलयन या फिर नवीनीकरण के द्वारा। और इनमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सा है यहाँ पर, मार्ग अंतिकरण इसको माना गया है। तो इसी विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यय का बनते रहना ये एक प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामयिक या फिर संचयी। तो प्रत्यय को बनते रहना कौन सी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया की बात करें तो संचयी प्रक्रिया यहाँ पर इसको माना गया है। तो प्रत्यय बनते रहना क्या है, एक संचयी प्रक्रिया है। इसके बाद है, कौन सा भूलने का एक कारण नहीं है। तो भूलने का एक कारण नहीं है मानसिक द्वंद्व को होना, पुनरावृत्ति का भाव होना, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता को होना। तो भूलने का एक कारण नहीं है। अब कौन सा कारण नहीं है, शिक्षक की योग्यता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता
यह कहलाती है। तो स्पीयरमैन जो है इनके अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता, एक कारक, द्विकारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो इसको क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पर हमारा जो सेंसर ऑप्शन बी वाला है, तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की जो क्षमता है, इसे द्विकारक कहा गया है। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बन जाता है, स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो स्पीयरमैन जो है इन्होंने दिया था द्विकारक का सिद्धांत। बुद्धि की जो संरचना है इसमें मूल रूप से दो कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर, इनको निहित माना गया है। इनमें जी कारक को तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता माना जाता है, जो जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होंगे, तो उसे हम मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिससे नीचे के समूह के आधे प्राप्त अंक और ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं, मतलब जैसे है ये बीच वाला, तो इसको क्या माना गया है? इसको माना गया है मध्य अंक, जो बीच का अंक मध्य अंक। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, स्तंभ आकृति, गुंफाक्षर आकृति या स्वलिखित आकृति। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। अब ये वाली जो विधि है स्तंभ आकृति, जो ऑप्शन बी में दी गई है, इसमें प्रत्येक वर्ग अंतर की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद आ जाता है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण की तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता या पारिवारिक क्षमता पर। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, क्योंकि क्लास जो होता है उसमें विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं। कोई किसी काम को जल्दी सीख लेते हैं, कोई उसी काम को लेट से सीखते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता जो इसी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? नामिक, क्रमिक, अनुपात या फिर अंतराल। तो मापने का जो स्तर है इसमें सबसे जो अच्छा है कौन से वाला है? और यहाँ पर जो सबसे अच्छा है ये अनुपात को माना गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन, ये जो जीन पियाजे जो है इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें संवेदनात्मक या इंद्रजनिक गामिक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रिय अवस्था। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई थी। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्थाएं कौन सी है? अब इनमें जो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो आई है अमूर्त चिंतन जो है ये औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था आ जाती है। ये 11 से आगे की है, सबसे लास्ट वाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, युयुत्सा या फिर वंश अनुक्रम। तो जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल कौन सा है? और यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो जो वंश अनुक्रम जो है इसको यहाँ पर माना गया है। वंश अनुक्रम क्या है? जन्मजात व्यक्ति गुणों का क्या है कि योगफल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है रोसा संहितव्य परीक्षण, पीएटी परीक्षण, सर्वसाचार्य परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। तो कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यह है 16 पीएफ परीक्षण। इसके बाद है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ये प्रतिपादित किया गया था।
वाटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव के द्वारा। तो आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया था और किन के द्वारा, तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, और जो मैस्लोहिन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? तो मुख्य अधिकारी ग्रंथि यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल, अंतःस्रावी या फिर पीयूष ग्रंथि। तो अधिकारी ग्रंथि कौन सी है? अधिकारी ग्रंथि है यहाँ पर ऑप्शन डी वाली। तो ये जो पीयूष ग्रंथि जो है इसको माना गया है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, यौन ग्रंथि। तो इनके कार्य पर यह अपना नियंत्रण रखती है, तो इसलिए इसको क्या है, मुख्य ग्रंथि कहा जाता है। मुख्य ग्रंथि कह लो या फिर यह अधिकारी ग्रंथि। इसके बाद है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? या फिर एग्जाम में कई बार इस प्रकार भी आ जाता है, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये दिया गया था वाटसन, गुथरी, स्किनर या थॉर्नडाइक ने, और ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। तो ये भी कई बार इस प्रकार से आ जाता है। तो स्किनर का विचार था कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप नहीं है? तो इनमें कौन सा जो है यहाँ पर एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? नहीं में कुछ पूछा गया यहाँ पर प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या फिर मध्यमांक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं है। अब नहीं में पूछा गया यहाँ पर प्रसार को छोड़कर। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत यह दिया था पावलोव, थॉर्नडाइक, हेंगार्टी या फिर हल ने। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया गया था ये। तो ये जो यहाँ पर देने वाले थे थॉर्नडाइक, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सम्मुख दिया जाता है तो वह उसके प्रति अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और इनमें से सही अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन के साथ हो जाता है। तो जैसे एक बक्से में जो है एक बिल्ली को रख दिया गया था और एक पिंजरा के अंदर एक जा बटन भी लगा हुआ था। जैसे बिल्ली कूदती थी तो पहले तो बिल्ली कूदी, जो है उसे पता नहीं लगा कि दरवाज़ा किस तरह से खुलेगा। तो जैसे जैसे वो प्रयास करती गई तो एक दिन जहाँ उसका पाँव जाओ उसमें जो बटन लगा हुआ था उसके ऊपर रखा गया और उससे दरवाज़ा खुल गया। तो इस प्रकार से बिल्ली ने जैसे सीख लिया कि ये बटन दबाना होता है। तो प्रयत्न और भूल मतलब जैसे कोई आप काम पहले करते हैं तो शुरू में गलती होती है, लेकिन जैसे आपको पता लग जाता है कि ये काम ऐसे होगा तब आपकी गलती नहीं होती है। तो यह प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। इसके बाद है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ का, गैरेट का, होलैंड का या फिर थॉर्नडाइक का? तो बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है? गुणनफल। और ये गुणनफल ये मानने वाले थे यहाँ पर। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो वुडवर्थ जो इनका मानना था कि बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण इनका क्या है? गुणनफल है। इसके बाद है, अल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है अभ्यास के द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा, निरीक्षणात्मक या पुरस्कार के द्वारा सीखना। तो जो अल्बर्ट बंडूरा जो है उनका कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, और जिसको कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है इसको? इनको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का जो द्वितत्व सिद्धांत है ये दिया गया था। तो जैसे कि हमने द्विकारक वाला पढ़ा था, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का, बहुतत्व का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर द्वितत्व का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक, जड़, स्पीयरमैन या फिर जेपी गिलफोर्ड, किन्होंने दिया था ये? अब जो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो आए हैं, तो ये जो स्पीयरमैन जो है इनका था ये।
द्वितत्व का हो या फिर द्विकारक दिया गया हो, द्विकारक, तो जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो बात एक ही है। इसके बाद है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। ये पुनः स्मरण, संवेदना, विस्मृति या स्मृति क्या कहलाती है? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है उसे हम विस्मृति कहते हैं। विस्मृति क्या है? स्मृति मतलब याद रखना किसी चीज़ को, और स्मृति भूल जाना, तो जो बात आप भूल जाते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है, तो जो बात आप याद नहीं रख सकते या जो पहले याद थी और कुछ दिन के या कुछ घंटे के बाद आप उसे भूल जाते हैं, तो वही हो गई विस्मृति। नकारात्मक पक्ष है स्मृति, याद आना, याद न आना। इसके बाद आ जाता है हमारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था जुंग, एडलर, फ्राइड या सलीवन ने। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय देने वाले थे कौन थे? जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो ये जुंग है जिन्होंने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है अंगूर खट्टे हैं। तो बचपन में आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी, लोमड़ी वाली, अंगूर खट्टे हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पर दमन, प्रतिगमन, युक्ति की कहानी या प्रतिक्रिया निर्माण, तो किसका है यहाँ पर? ये अंगूर खट्टे हैं, तो यहाँ पर जो इसको माना गया है युक्ति कांड का, तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा सी वाला। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या टोलमैन किन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और यह दिया गया था स्किनर के द्वारा, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था। तो यह सिद्धांत साधनात्मक जो अनुबंधन है उस पर आधारित है, जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? तो यहाँ पर औसत की बात हुई है 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। अब सामान्य वाले जो है वो तो 100 के आसपास आ जाते हैं, तो यहाँ पर औसत वाले पूछा गया है। तो औसत वाले जो है यहाँ पर ये 9, 109 के बीच में जो है सामान्य वाले, औसत वाले, तो ये आ जाएगा 100 हो या 90 से 109 हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति में उन मन है शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो उसे हम कहेंगे। तो व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो ये व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र, तो क्या कहा जाएगा उसे? तो उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो व्यक्तित्व जो उसको कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है जब पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से? पुरुष में XY हो जाते हैं, तो महिलाओं में कौन से हैं? महिलाएं जो है इसमें XXX वाले हैं। तो सामान्य पुरुष में XY होंगे और सामान्य जो महिला है इसमें XX ये वाले होते हैं। गुणसूत्र में ऐसी विशेष संरचनाएं जिनसे होती है जिनके द्वारा माता पिता के अपने और उनके पुरखों के गुण और उनके संतानों में वे आ जाते हैं, जो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर से, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है कि हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है ये दक्षिणी हिंदी संस्कृतनिष्ठ है, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है या हिंदी उर्दू मिश्रित है। तो हिंदुस्तानी जो भाषा इसका रूप है तो कौन से वाला है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन डी में जो दिया गया है, तो कौन सा है? हिंदू उर्दू मिश्रित यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है?
तो कौन सी है यहाँ पर? कोरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा या फिर ये सभी? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, जिसमें कोरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी ये सभी आ जाएंगे। अब कई बार ये भी आ जाता है, जैसे पश्चिमी हिंदी है, इसकी कितनी बोलियाँ हैं? तो 5 हैं इसकी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। खड़ी बोली या फिर कोरवी कह देते हैं, हरियाणवी या बांगरू कह देते हैं, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये 5 होती हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6, 7, 8 या कोई से भी नहीं। तो अपभ्रंश इसमें स्वर मौजूद थे, तो इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं 8, तो 8 स्वर थे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन है, मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ब्रज, बंगला, अवधी या बांग्लू? तो मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो बंगला इसमें आ जाती है। तो या तो मगधी हो या मगही हो, मगही, मगही भारत की भाषा है। मगही शब्द का विकास मगधी से हुआ है, और मगही के जो है इसका मैथिली और भोजपुरी भाषाओं से गहरा संबंध माना गया है। ये जो मगही या मगधी जो है, ये बिहार, झारखंड के अधिकांश भाग, पश्चिम बंगाल के मालदा की भाषा है। और ब्रज और बांगरू ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। इसके बाद है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी या बघेली? तो पूर्वी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अब नहीं आती है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। तो कहने का मतलब है जो पूर्व में नहीं बोली जाती है, भोजपुरी, क्योंकि ये क्या है, मगधी है, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये आ जाएंगे पूर्व में। इसके बाद क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा कौन सी है? ब्रज है, अपभ्रंश है, अवधी है या राजस्थानी है? तो मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा भाषा, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, तो कौन सी है? ये अवधी है। कौन थे मुल्ला दाऊद कृत? मुल्ला दाऊद तो ये सूफी संत हैं, और इसके अलावा इनकी चंदायन ये वाली भी है, चंदायन, चंदायन। तो चंदायन सुनते ही आप चंदेरी जो फिल्म है उस पर पहुंच गए होंगे, चंदायन, चंदेरी। तो ये चंदायन थी इनकी, चंदायन, और एक ये लोर कहा, ये ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद है, मीरा भाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मालवी, जयपुरी, मेवाती या फिर मारवाड़ी में? तो मीरा बाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में है? और ये है मारवाड़ी में। वैसे नहीं याद रहता है, मीरा मार, मीराबाई मारवाड़ी, मीरा मार, तो इस प्रकार भी आप जो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली या फिर कोरवी का? उत्तरी रूप से, दक्षिणी रूप से, मध्यवर्ती से, या किसी से भी नहीं। तो खड़ी बोली या फिर कोरवी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से किस रूप से हुआ है? तो ये माना गया है उत्तरी रूप से। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, कृतिलता किस भाषा की रचना है? मगही, अपभ्रंश, मैथिली या खड़ी बोली की? तो कृतिलता किस भाषा की रचना है? और यहाँ पर अगर हम रचना की बात करें तो इसमें है ऑप्शन सी हमारा, तो अपभ्रंश जो इसको यहाँ पर माना गया है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, किन की रचना थी ये? वैसे तो यहाँ पर भाषा की रचना पूछा गया है, भाषा तो हो गई आपकी अपभ्रंश वाली, लेकिन अगर पूछ ले जाए कि ये रचना किन की थी, तो ये थी विद्यापति की, विद्यापति, तो इनकी थी ये। तो दो है इनकी, एक तो यही है कृतिलता, और दूसरी वाली कृति पताका है। कई बार इसको छोड़कर दूसरी पूछ लिया जाए, तो कृति पताका, कृति पताका,
तो ये वाली थी इनकी अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा में है ये। इसके बाद क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा का जो समय है ये माना गया है 1500 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500 या 500 से 1 ईस्वी पूर्व। तो अपभ्रंश भाषा का काल है और इनका जो समय है ये 500 से 1000 माना गया है। इसके बाद है संस्कृत किस परिवार की भाषा है? अग्रण्य, सेमेटिक, आर्य या द्रविड़ परिवार की? तो यहाँ पर परिवार की भाषा है तो ये आर्य की है। ये जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार जो यूरोप से इनको मिलकर बना था यूरेशिया, तो यूरोपीय जो भाषा परिवार है इसकी शाखा है। और हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली ये इससे उत्पन्न हुई है। इसके बाद है इनमें से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बघेली, कन्नौजी, बुंदेली या ब्रजभाषा का? तो किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? अब नहीं हुआ है तो जो ऑप्शन ए में आया है यहाँ पर, तो कौन सी है? ये बघेली है। शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये बोली आ जाती है। जबकि ये जो बघेली जो है ये किस में आएगी? ये पूर्वी में आएगी। किस में आएगी? पूर्वी में। तो पूर्वी हिंदी से विकसित है ये। इसके बाद है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी का ब्राह्मण अपभ्रंश से, शौरसेनी, मागधी या पैशाची अपभ्रंश से? तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, तो ब्राह्मण जो यहाँ पर अपभ्रंश है इससे माना गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी, ये किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की है, पहाड़ी की है, राजस्थानी या पूर्वी हिंदी की है? तो छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? और जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर अर्थात जो पूर्वी हिंदी है। इसके बाद क्वेश्चन है हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान की? तो हाड़ौती यहाँ पर बोली है। और जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो किसकी बोली है? पूर्वी राजस्थान की। और कहाँ पर बोली जाती है? तो राजस्थान का जो एक कोटा है, कोटा, बूंदी, इनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली जाती है। इसके बाद है पाली भाषा का जो अन्य नाम है, तो इसका अन्य नाम इनमें से क्या है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, ब्राह्मण या फिर मागधी? तो पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम की बात करें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो कौन सा है? मागधी है। संस्कृत से हिंदी तक का अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले थी संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसके बाद आई हिंदी, हिंदी। तो इस प्रकार का इनका क्रम है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो पाली भाषा का नाम मागधी है। इसके बाद क्वेश्चन है मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी, मगही, खड़ी बोली या ब्रज? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन सी को, तो मगधी और मगही तो एक ही बात है। तो मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली मगही है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। तो ये मगधी जो अपभ्रंश है इससे मगही, भोजपुरी, बघेली इन बोलियों का विकास हुआ है। नेक्स्ट है लहंदा का विकास ये हुआ है राजस्थानी, पैशाची, गढ़वाली या मागधी? किससे हुआ लहंदा इसका विकास? तो इसका जो विकास है ये पैशाची से माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से पूर्वी कहते हैं मैथिली, ब्रज, भोजपुरी या फिर बुंदेली को? पूर्वी ये किसे कहा जाएगा? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी वाला हमारा, तो भोजपुरी जो है इनको कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे गांव है, गांव में जो काम करने के लिए जैसे वही आते हैं तो कुछ व्यक्ति इनको पूर्विया भी कहते थे, पूर्विया। तो ये वही है, बात एक ही है। तो मतलब बिहारी
तो भोजपुरी हिंदी की बोली है और इसे पूर्वी या फिर पूर्विया ये कह देते हैं, जबकि ब्रज और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की है। तो पूर्वी, पूर्विया आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिहारी, भोजपुरी। इसके बाद है किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान या अद्भुत लास। तो किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी? तो ये है जो ऑप्शन बी में दी गई है, चंद्रकांता। चंद्रकांता आपने नाटक भी देखा होगा, बचपन में आता था पहले चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री के द्वारा रचित एक लोकप्रिय तिलस्मी उपन्यास है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। और टीवी सीरियल है ये चंद्रकांता, राजा कुंवर, क्रूर सिंह। इसके बाद है इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, तेलुगु, तमिल या सौराष्ट्र। तो द्रविड़ भाषा नहीं है। अब नहीं है तो जो ऑप्शन डी में दी गई है यहाँ पर सौराष्ट्र। तो इसमें मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये भाषाएं द्रविड़ परिवार की है, जबकि सौराष्ट्र द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो कौन से की है फिर ये? तो यह है गुजराती की, गुजराती भाषा की एक बोली है ये। इसके बाद है कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, कन्नड़ या असमिया। तो द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब इसकी जो भाषा है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दी गई है कौन सी? कन्नड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना गया है? पेशाची अपभ्रंश, शौरसेनी, अर्धमागधी या प्राचट से। तो पंजाबी का उद्भव हुआ था किस अपभ्रंश से? और ये हुआ था पेशाची से। इसके बाद क्वेश्चन है इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि अष्टनेमी, सरहपा, सबरपा या फिर शंभु। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? अपभ्रंश का जो यहाँ पर वाल्मीकि है ये शंभु जो है इनको माना गया है। इनके पिता का नाम था मारुत देव। तो इनके पिता और माता, जहाँ माता का नाम था पद्मिनी। तो ये पिता और माता पद्मिनी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो, शंभु, सरहपा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि और ये माना जाता है अमीर खुसरो को। और किस लिए जाना जाता है? पहेलियाँ और मुकरियाँ, इनके लिए, पहेलियों और मुकरियों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भक्ति सागर, प्रेम सागर, प्रिय प्रवास या फिर सुख सागर। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो कौन सा है? ये प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ इनके द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी? पदम प्रसून, चुभते चौपदे, रसकलश। तो ये इनकी रचनाएं थी। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और किन की है ये? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद कह देते हैं, हरिओद, इनकी है। इसके बाद है कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? भारत और यूरोप इनको मिलाकर बना था भारोपीय। तो इसकी शाखा है ब्रूस्की, द्रविड़, अनमानी या आर्मीनी। और जो ये ऑप्शन सी में दी गई है आर्मीनी। और ये भाषा मेसोपोटामिया और काकेशस पर्वत की मध्यवर्ती घाटियों और काले सागर के दक्षिण पूर्वी प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद है नीबट्टा। ये किसकी उपबोली है? अवधी, बघेली, कोरवी या छत्तीसगढ़ की।
तो निबट्टा ये उपबोली है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है किसकी है, ये बघेली की है। निबट्टा किसकी उपबोली है, बघेली की। इसके बाद है संत सिंगा, ये भाषा थी पंजाबी, अवधी, निमाड़ी या राजस्थानी। तो संत सिंगा की भाषा क्या थी? अब इनकी जो भाषा थी, जो ऑप्शन डी में आई है, कौन सी थी, निमाड़ी। क्योंकि संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ के एक प्रसिद्ध संत थे और पशु रक्षक देव के रूप में ये पूजे जाते थे। तो निमाड़ से निमाड़ी आप याद रख सकते हैं। तो संत सिंगा जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ के प्रसिद्ध संत थे, जिससे नाम पड़ गया निमाड़ी है। इसके बाद है पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? व्याकरणक जो यहाँ पर माने गए हैं पतंजलि, कात्यायन है यहाँ पर, ये पाणिनि या हेमचंद्र। तो ये पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणिक कौन थे? तो यहाँ पर ये कात्यायनी ही है यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर ये पाली जो है, पाली की बात हुई है, पाली भाषा की। तो ये कात्यायन थे। कात्यायन जो वो संस्कृत कवि हैं, तो यहाँ पर ये पाली भाषा की हुई थी, तो ये कात्यायनी ही है। और भगवान बुद्ध जो है इनके 10 शिष्यों में से एक जो परम ऋषि मान शिष्य इन्हें माना गया है। तो बुद्ध के शिष्यों में से थे कात्यायन। इसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाफरी किस बोली की एक उपबोली है? कोरवी, बघेली, ब्रज या किसी की भी नहीं। बनाफरी किस बोली की एक उपबोली है? तो यहाँ पर जो इसको माना गया है, किसी की भी नहीं, क्योंकि इनमें अगर देखें तो कोई सी भी नहीं थी। तो फिर किसकी थी ये? बुंदेली जो है, बुंदेली की थी ये, बुंदेली की थी ये। इसके बाद है ब्रज भाषा का विकास ये माना गया है किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पेशाची से? ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा जो है इसका अगर हम विकास देखें तो ये माना गया है शौरसेनी से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युगम कौन सा है? पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युगम। अब अवधी ब्रज भाषा, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, अवधी छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की 2 बोलियों का सही युगम जो है यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया है, अवधी छत्तीसगढ़ी। क्योंकि पूर्वी हिंदी जो है इसके अंतर्गत अवधी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी का जो विकास है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऐसे अवधी, ऐसे अर्धमागधी, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 21, 22, 23 या 24 का? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी इसमें भाषाएं थी और इनकी संख्या 22 थी। कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, असमिया, ओडिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, उर्दू, मलयालम, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो। तो इस प्रकार से 22 भाषाएं थी। तो यही जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे का जो भाग है, क्योंकि और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं अन्य सब्जेक्टों से में रह जाते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।